एक लड़का है जो नॉर्मली टीयर 2 का या इनफैक्ट टीयर 1 का भी, उसको कभी कोई लड़की ने, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही, उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की साड़ी पहना के ले आई जाती है और उसको वो चाय समोसा पूछती है, उतने में लड़का पिघल जाता है बेचारा। वो नहीं समझ पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक एपिसोड पे उम्मीदों के उड़ान के। दोस्तों, हम यूजुअली तो दिमाग की बहुत सारी बातें करते हैं, करियर के बारे में बातें करते हैं, एम्बिशंस के बारे में बातें करते हैं, पर हम दिल की इनफ बातें नहीं करते हैं। इसी प्रॉब्लम को पिकअप करके जिनसे आज हम मिलने वाले हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की है। उन्होंने एक किताब लिखी है जो बाय द वे कुकू FM पर भी है और 1 लाख से ज़्यादा लोग अब तक वो सुन चुके हैं और अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देख चुके हैं। और उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग की है जिसके बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। सो अजय, शुरुआत से शुरू करते हैं। आपके अर्ली इयर्स किस तरह के थे? आप जब एक यंग बॉय थे इलाहाबाद में, तब आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सब चीज़ों को किस तरह से देखते थे? आपका नज़रिया कैसा था तब? अगर आपने 3 इडियट देखी होगी सर, तो उसमें एक कैरेक्टर रहता है राजू रस्तोगी, जो डरा हुआ सा रहता है पूरे मूवी में। वो शर्मन जोशी। हाँ, शर्मन जोशी के जिन्होंने एक्ट किया है, तो वो राजू रस्तोगी वाला मेरा हाल था। मैंने ये नहीं कहूँगा मैं रांचो था, मैं बड़ी क्वालिटीज़ थी मेरे अंदर, बहुत डरा हुआ था। मेरे को क्या था कि फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, तो फैमिली में मैं ही एक स्टार परफॉर्मर था, तो सारी उम्मीदें मुझ पर ही थी। और तो फैमिली का ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो बहुत ज़्यादा फोकस जॉब पे और पढ़ाई पे था। तो बट हाँ ठीक है, बट वो एज ऐसी होती है 17-18 साल में, आपको रोमांस तो आपके अंदर आना ही आना है। एंड मैं उससे पहले एक लड़की से मेरा क्रश भी था, मैं कभी बोल नहीं पाया, तो एक झिझक भी थी कि कोई लड़की मिलेगी सबसे पहले इस बार बोल दूंगा। तो कॉलेज के स्टार्टिंग के डेज ऐसे ही रहते हैं एंड वी ग्रो अप विथ स्ट्रगल, वी लर्न। ये झिझक जो आपने बताई, वो झिझक क्यों होती है लड़कों में? लड़कियों से बात करने में, अपनी दिल की बात कहने में झिझक क्यों आती है? झिझक तभी आएगी जब आपको पता है कि आप उसको लूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अब जैसे आप किसी लड़की को चाहते हैं, आपको पता है कि जिस दिन आप उसको कह देंगे आई लाइक यू, उस दिन से आप वो नहीं रह पाएंगे जो आप पहले थे। वो तो या तो आपको ज़्यादा प्यार करने लगेंगी, या तो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगी, या तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगी। और क्या है, लड़कियों के पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि उनके लिए ये बहुत आसान होता है। मतलब वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं, उनको 2-3 लड़के अब तक प्रपोजल मार चुके होते हैं, तो उनके लिए बहुत नॉर्मल है। हमारे लिए बड़ा स्पेशल है और बहुत, और मैन थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है, उसे पता नहीं होता। उसको लगता है कि यार रिजेक्शन हम ले कैसे पाएंगे। रिजेक्शन इज़ नॉट अबाउट माई रिजेक्शन, उसको लगता है रिजेक्शन जो है मेरे पर्सनालिटी का, मेरे ईगो का, मेरे ओवरऑल मी का रिजेक्शन है। तो वो डरता है, उसको पता भी नहीं होता वो क्यों डर रहा है, बट डरता है वो इसी वजह से। राइट। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। समझो अगर लड़की तुम्हारी दोस्त है जी, तो अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं रहेगी, उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये डर क्यों लगा रहता है कि जो रिलेशनशिप मुझे चाहिए वो शायद ना मिले, पर उसके लिए जो है वो मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ? यस, बिकॉज आप जब किसी को अपना प्यार का डिक्लेरेशन करते हो तो आप एक्चुअली उसको पसंद करते हो, तो आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते, तो आप दोनों चाहते हो। अगर ये नहीं मिला तो यार ये तो मिल जाए। इट इज़ लाइक मे बी ए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, बट बिकॉज आप उसी को पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आपकी दोस्त रहती है। बिकॉज जो फ्रेंडशिप है वो प्योरेस्ट रिलेशनशिप मेरे हिसाब से है, बिकॉज उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, आप बस चाहते हो कि वो फ्रेंड हमारे साथ रहे। तो ये जो बात है, तो आप लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए आप डरे हुए रहते हो। और ये डर अच्छा है, बिकॉज वरना तो हर एक लड़की को वैसे ही 10-15 प्रपोजल आते हैं, अब उसको 100-200 आने लगेंगे, कोई डरेगा तो नहीं। जो आज के टाइम पे लगभग हो भी वैसा ही रहा है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। राइट। तो फिर वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा, तो ये डर अच्छा है। ओके, आपकी स्टोरी पे आते हैं जी। तो आप राजू रस्तोगी से रांचो कैसे बने? मेरी जो पहली बुक थी यू आर द बेस्ट वाइफ, जो आपने ऑडियो में रिलीज़ की है, यू आर द बेस्ट वाइफ, मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं बुक लिखूंगा। मैं उस फैटर्निटी से भी नहीं था, मैंने इंजीनियरिंग की, MBA किया, कॉर्पोरेट में जॉब था, सेटल्ड था। तो आई वॉज इन लव विथ अ लेडी इन माई इंजीनियरिंग फर्स्ट कॉलेज में। मैं एक लड़की से मिला एंड मैं ऑफकोर्स उनको पसंद करता था। तो एक लड़का जो भी मेहनत कर सकता है एक लड़की को पटाने के लिए या उसको मनाने के लिए, वो सारे मेहनत मैंने की। कुछ किस्से बताइए वहाँ से। अब जैसे कि मैं
जानबूझ के उनसे किताबें मांगा करता था जिसको मुझे कभी पढ़ना भी नहीं होता था। कुछ जानबूझ के, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो 10th में टॉप किया था उन्होंने, 12th में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो टॉपर थी, वो आगे से टॉप करती थी, मैं पीछे से टॉप करता था। तो मेरी हालत ये थी कि मुझे पता था कि ये पढ़ाकू लड़की है, अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बारे में बात करूँगा तो मैं सवाल बैठ के वहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट पूछा करता था कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे उस सवाल में कोई मतलब भी नहीं था, मैं पूछता था कि वो मुझसे बात करे, मेरे करीब आए। राइट। वो हेल्पिंग नेचर की थी तो मैं ऐसा पूछता रहता था। फिर ऑफ कोर्स उसके पीछे जाना, उससे बात करने की कोशिश करना, बात करने के बहाने करना। तो और फाइनली एंड ऑफ द डे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उनको शायद पसंद आया हो, क्योंकि और तो कोई क्वालिटी मुझे लगी नहीं। सो और उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया एंड सो हमारी शादी हुई। और शादी का एक अलग स्ट्रगल है जो कि बुक में है, अगर आप वो बुक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरी जो जर्नी है, जैसे आपने कहा कि मैं एक तरीके से यहाँ तक आया कैसे इस मुकाम पे, तो मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट आया। मेरी वाइफ जो बाद में जिनसे मेरी शादी हुई, लगभग 2.5 साल बाद मेरे को उनको एक बीमारी हुई, सेप्टिसिमिया। सेप्टिसिमिया इज़ ए रेयर ब्लड इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स फेल करने लगते हैं, ये बहुत डेडली है। मुझे तो, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था जब तक उनको नहीं हुआ था। और मैंने जब पाया उस टाइम पे, जब नेट पे मैंने सर्च किया तो 25% लोग उसमें से सर्वाइव करते हैं। ये सब उस बुक का पार्ट है जिसको आप सुनेंगे। सो डॉक्टर ने एक बार मुझसे बुलाया मुझे और कहा कि आपकी वाइफ बहुत क्रिटिकल हैं और आप शायद आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं, तो उनको हम वेंटिलेटर पे ले रहे हैं। वेंटिलेटर तभी हटेगा जब वो ठीक करेंगी, ठीक यहाँ से होने लगेंगी, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। मैं गया और मैंने सोचा कि मेरी लास्ट मीटिंग है मेरी वाइफ से, मैं क्या बोलूँ। मैं उनको झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, बिकॉज ये कन्वर्सेशन मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो मैं ये भी नहीं कह सकता था कि आप ठीक हो जाएंगी, ये सब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता था। मैं बहुत इमोशनल बातें करना चाहता था कि आप अच्छी हैं, आपने मेरे साथ रही हैं, जो भी मैं बात कर सकता था, जो इमोशनल बातें होती हैं हस्बैंड वाइफ में। बट मैं अगर ऐसा करता तो उनको पता चल जाता कि आई एम अबाउट टू डाई, जो कि उनको नहीं बताया गया था, बताना भी नहीं चाहिए किसी पेशेंट को। तब मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँ, और ऑफ कोर्स मैं इमोशंस अपने कंट्रोल कर रहा था, तो मेरे लिए बोलना भी मुश्किल था। तो मैंने जस्ट उनको एक लाइन कही कि आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट वाइफ। ये जो लाइन थी, ये मेरे दिमाग में लिंगर करती रही। वो आई लॉस्ट हर आफ्टर अ फ्यू डेज़, वो उनको बचा नहीं पाए हम लोग। तो ये जो लाइन थी, यू आर द बेस्ट वाइफ, ये मेरे दिमाग में लिंगर करती रही। इसलिए ही ये जो मेरी कहानी है जिसको आप सुनेंगे, उसका नाम भी मैंने रखा है यू आर द बेस्ट वाइफ। मैंने उनको डेडिकेट एंड बुक की जो अर्निंग है सारी डोनेट भी की है। सो यहाँ जब मैंने लिखी तो लोगों को पसंद आई, जो लोगों को पसंद आई तो आज मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। यही है मेरी छोटी सी जर्नी। राइट। ये जो दुख होता है, जो दर्द होता है टू लूज समवन यू लव, उसके साथ आपने कैसे डील किया? मैं बहुत डिप्रेस था उस टाइम पे, जब व्हेन आई लॉस्ट माय वाइफ। तो मैं इतना परेशान था कि मैं भगवान से भी चिढ़ता था। एक आसान बात है, जब आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाते हो तो एक बंदा हमेशा रहता है, वो भगवान। ठीक, तो बिकॉज भगवान हर चीज़ के पीछे भगवान है, तो इसके पीछे भी भगवान होगा। तो आई वॉज सो डिप्रेस। अब इससे रिकवरी के लिए मेरे को एक मोटिव मिला कि मुझे एक कहानी लिखनी चाहिए, बिकॉज मैं चाहता था कि गॉड, आपने यू ट्राई टू डिलीट 1 चैप्टर ऑफ माई लाइफ, आई विल राइट ए बुक एंड मेक हर इमोर्टल। तो ये मेरे दिमाग में था कि आपने उसको मेरी लाइफ से डिलीट करने की कोशिश की है, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप कभी डिलीट नहीं कर पाओगे। ये एक एंगर था मेरे अंदर, तो मैं कुछ और तो नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी कहानी लिखूं। तो जब मैं कहानी लिखने बैठा तो मैं कहूँ मैं बहुत बिजी था, तो क्योंकि मैंने कभी कोई इस तरह की कहानियाँ लिखी नहीं थी, तो मैं मतलब लॉस्ट था, बट मुझे मज़ा भी आता था क्योंकि मेरी अपनी कहानी है। राइट। तो मैं बड़ा इंगेज रहता था इस चक्कर में। मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि जब आप डिप्रेशन में रहते हो और आपके पास कोई एक मोटिव है जो आजकल के बच्चों के पास नहीं है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो मेरे पास सडनली एक मोटिव आया कि मुझको एक बुक लिखनी है जो कि लोग सुनेंगे कल या पढ़ेंगे। तो वो बुक लिखने के लिए एक उद्देश्य मिला, एक इंस्पिरेशन मिली, और वहाँ से मैं शायद अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर पाया। मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ, मैं ड्रग्स या अदर चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हुआ, और मैं वहाँ से निकल गया। आई फील सो। तो इससे ही लग के एक सवाल है, हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब ब्रेकअप होता है, जिससे आप प्यार करते हो वो तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करती है,
उन सिचुएशंस में भी यंगस्टर्स डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस डिप्रेशन के साथ कैसे डील करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या वो स्टेप्स होंगे? देखिए, आपका प्यार अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप तो प्यार में है ही नहीं, आप तो वन साइडेड लव में है। वन साइडेड तो लोग भक्ति होती है, प्यार तो कम ही होता है। जैसे लोग बहुत से लोग आजकल कृष्ण जी की प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्ण जी से प्यार में हूँ। ये आपका वन साइडेड लव है, क्योंकि कृष्ण जी कर रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पता। राइट। तो ये जब तो वन साइडेड लव इतना प्योर लव है, क्योंकि आप जब प्यार जब म्यूचुअल है ही नहीं तो एक्सपेक्टेशन भी म्यूचुअल नहीं है। राइट। जो भी करने वाले थे आप करने वाले, फिर क्यों दुखी हो? जब वो जो तुम्हारा था ही नहीं तो उसने जो एक्सेप्ट नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बस आपको ये सोचना है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन दिमाग में पालते हो। आपको लगता है कि जब मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ वो ताज़िन उम्र पूरे लाइफ में मेरे साथ रहे, या मेरा जो मोटिव है वो पूरा करे। तो ये जब मोटिव पूरा नहीं होता तो आपको वो टेंशन होती है। अब जैसे जो कृष्णा से प्यार करते हैं या किसी और गॉड से प्यार करते हैं, उनके कोई मोटिव नहीं है, वो कहते हैं बस कृष्णा मुझे मेरे से बात करो, मेरे से खुश रहो। वो स्पिरिचुअली बात भी करते हैं। तो वन साइडेड लव में हो तो किस बात की टेंशन? हाँ, जब बोथ यू आर इन लव तब उसकी बात अलग है, वो एक अलग सवाल है। वो सवाल पे आते हैं। बट इसमें ऐसा होता है कि वन साइडेड लव में अगर रिजेक्शन बहुत बार मिल जाता है जी जी, तो फिर वो लव छूटने का डर नहीं होता है, ये डर होता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, है ना, कि कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, इन थॉट्स से जो डिप्रेशन निकल के आता है उसको कैसे नेविगेट करना चाहिए? देखिए, ये सवाल है लो कॉन्फिडेंस का। बिकॉज आप बार बार आप लड़की के पास जा रहे हैं, आप अपने बातें दिल की कहते हैं और लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं, तो अंदर ही अंदर आप कन्विंस होने लगते हो कि शायद मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ की कमी है और लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप जब भी किसी के पास जा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो एक वन ऑन वन है। वो इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रही है कि आपको पिछले 3 लड़कियों ने और रिजेक्ट किया हुआ है, तो आपको बहुत दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन, ओके, बिकॉज वो रिजेक्ट कर रही है आपको देख के। अब आपके अंदर कुछ कमी हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, तो रादर आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करें। एक लड़की जो चाहती है आप वो बने। और मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, आप किसी के लिए मोस्टली हम भागते रहते हैं कि हमें क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हैं। जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे आपके पास अपने आप लड़कियां आने लग जाएंगी। आप क्या दे सकते हैं, क्या मेरा मतलब है कि अगर आप दोस्ती दे सकते हैं तो लड़कियां आ जाएंगी आपके पास। अगर मैं आपके माध्यम से एक टिप देता हूँ, लड़के बहुत परेशान हैं गर्लफ्रेंड बनाने में, अगर वो फ्रेंड बना लें तो उनका आधा काम वही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जी, जो है कि अगर किसी के साथ हो आप, उससे आपको अच्छा खासा प्यार हो गया है, आप एक सपना देखने लगे हो एक फ्यूचर का, और जब उसके साथ जब ब्रेकअप होता है तब जो फीलिंग होती है, तब जो जिस तरह का डिप्रेशन होता है, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? हाँ, तो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न फॉर डिप्रेशन एंड कि आप किसी के साथ प्यार में रहते हो। आप देखिए, बुद्धा जी का बहुत सिंपल है कि अटैचमेंट इज़ द सोल सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। आपको जितना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट होगा आप उससे ड्रीम करोगे और वो ड्रीम टूटता है। मेंटली आप वही हो बट आप सपने सोचते हो। जैसे मैंने अपने वाइफ को जब लूज़ किया तो मेरे लिए क्यों सेटबैक था, मैं तो वही हूँ, वही फिजिकली मेरे अंदर तो कोई ऐसी मेरे हाथ तो नहीं टूट गए। राइट। दिक्कत क्या थी, मैंने उनके साथ सपने देखे थे कि आज से 50 साल बाद ये करेंगे हम दोनों। अब वो सपने धराशायी हो गए। तो जब सपने टूटते हैं तो दर्द तो होता है और होना भी चाहिए। अब इसको डील कैसे करना है, आपको ये सोचना है कि देखिए, एक रिलेशनशिप म्यूचुअल होता है, तो अगर आपका लॉस है तो सामने वाले का भी लॉस है। रिलेशनशिप का रूल है विन विन। तो विन विन का मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप में अगर दोनों लोग विन कर रहे हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। विन विन का मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप में जैसे आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है, आप जिस वजह से आए थे, लड़का जो चाहता था वो आया उस रिलेशनशिप, उसको वो मिल रहा है, तो वो आया, तो ये विन विन है, दोनों को मिल रहा है। मे बी किसी एक को पैसे चाहिए हो, प्यार चाहिए हो, एक को मे बी सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुछ और चाहिए हो, तो ये दोनों मिल रहा है तो विन विन है। जो लूज़ करेगा वो भाग जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा जो रिलेशनशिप में लूज़ जो कर रहा है वो किस वजह से लूज़ कर रहा है, आप इसको समझे। और इसको आप अगर आपके पास कोई बिगर मोटिव है, जैसे मेरे पास था बुक लिखने का या कहानियाँ लिखने का, अगर कोई बिगर मोटिव है तो आप लिखें। दूसरा, आप अपने थॉट को पेपर पे लिखें। होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल दूंगा, आपको अगर गीज़र ठीक कराना है तो आप क्या सोचते हो, आप पूरे दिन यही सोचते रहते हो कि मुझे गीज़र ठीक कराना है, अपने आप को याद दिलाते रहते हो। बट अगर आपने एक लिस्ट बनाई है थिंग्स टू डू की और वो जेब में रखने की आदत है अगर आपकी, तो आप लिख दोगे उसमें कि गीज़र, ठीक, और वो जेब में रख लोगे। आप देखोगे आपने वो गीज़र जो दिमाग में था
जिसको 10 बार सोच रहे थे वो अब पेपर पे आप सोचना बंद कर दोगे। तो आपकी तो लिखना चाहिए आदमी को और पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए। इससे आप बहुत जल्दी आप निकल जाओगे। अगर आपके पास एक मोटिव है, आप लिख रहे हो और आप वो कर रहे हो, प्लस अगर आपके पास एक दोस्त है तो उससे आप बात कर सकते हो, तो आप हल्के हो सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लाइफ में दूसरे की शायद उतनी ही लगी हो। हाँ। आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा लगी हुई पड़ी है। ऐसा क्यों है कि लड़के अपने दोस्तों से खुली बात नहीं कर पाते दिल के बारे में? हमेशा अगर किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले बता देंगे उनको, बट अगर ब्रेकअप हुआ है और डिप्रेस्ड है तो वो नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे हाँ मैंने ही उसके साथ ब्रेकअप किया, मैं तो ठीक हूँ। और ऐसे जवाब क्यों देने लगते हैं? ऐसा क्या एग्जिस्ट करता है मेल फ्रेंडशिप्स में जो ये बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता कि जब वल्नरेबल हो, जब तुम इन ट्रबल हो, तब एक दोस्त से हेल्प नहीं मांग पाते? जी, तो मैं आपको कहूँगा इसको समझने के लिए थोड़ा साइकोलॉजी को समझें। देखिए, जो मेन और वीमेन दो डिफरेंट हैं, एंड लाख कोई कह लें कि ये दोनों सेम हैं, वो सेम है नहीं। उनके सोचने का तरीका अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी में कोई काबिलियत की कमी है। सो जो आपने पता नहीं नोटिस किया होगा कि आप देखे होंगे, जब हमारी मम्मी लोग टेंशन में आती हैं तो वो मासी से बात करने लग जाएंगी, या अपने मामी से बात करने लग जाएंगी, या अपने किसी फ्रेंड से बात करिए, सर्कल में उनका कोई सहेलियाँ होंगी, वो उससे बात करने लग जाएंगी। ये डिफाइन करता है वीमेन को। वीमेन जब बात करती हैं तो वो रिलैक्स फील होती हैं। ये एक उनका बिहेवियर है अपने आप को रिकवर करने का, फाइट करने का। जब मेन टेंशन में आता है तो वो शांत हो जाता है, वो वॉक पे जाता है, वो सोचता है कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, वो अपना फाइट करता है। ये आदमी का नेचर है। और ये नेचर होता क्यों है? आदमी थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, वो अचीवर होता है। अगर वो किसी के सामने एज ए फेल्ड जाएगा तो लोग हंसेंगे, तो इसलिए जब फेल्ड होता है तो वो अपने में रहना चाहता है। औरत का नहीं है, औरत का लेडी को ये लगता है कि मैं किसी से बात करूंगी तो मैं हल्की हो जाऊंगी। इसलिए वो, आप देखिए जो स्टडीज़ हैं कि विमेन ज़्यादा जीती हैं आदमी से। क्यों उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो अपना दर्द किसी से बांट लेती हैं। इसीलिए दो औरतें देखेंगे कि वो कहा भी गया है कि हमेशा बात कर रही हैं, बैक बिचिंग कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं। आदमी अपनी, अगर दो लड़के मिलेंगे भी तो वो देखिए प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, वो दारू की बात करेंगे, वो कोई इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कोई ट्रैवल की बात करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे जी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। ये उनका ईगो है, ये डिफाइन करता है। आदमी ऐसे ही ट्रेंड हुआ है, बड़ा हुआ है। आदमी ऐसे क्यों बड़ा हुआ है कि उसका ईगो इतना बड़ा हो? आदमी ऐसे बड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसेस। आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने फादर से सीखते हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हो। अब जैसे अगर आपको मैं बताऊं, हम अगर गुस्से में आते हैं तो हम ऐसे करके टेबल बजाते हैं जी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप ये सोचें हम गुस्से में हैं, हम ये क्यों करते? हो सकता है हम गुस्से में गाना क्यों नहीं गाने लग जाते? कभी सोचा है कि किसी ने गुस्से में गाना क्यों नहीं गाया? ये दिक्कत है, क्योंकि आप देखते हो आपके पेरेंट्स भी यही काम करते थे, तो आपको लगता है कि मेरे गुस्से में हो तो मैं भी यही करूँगा। या तो टीवी में आप देखते हो यही काम हो रहा है, तो आप ये जो अनसेड लेसन्स हैं वो आपके सराउंडिंग से आपको मिलते हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं। तो अगर ये अपब्रिंगिंग की वजह से आपके अंदर एक ईगो आ गया है जिसकी वजह से आपका ही नुकसान हो रहा है, हाँ, तो ये ईगो को एज अ मैन आप कैसे ओवरकम कर सकते हो ताकि आपके रास्ते में ये प्रॉब्लम ना आए ईगो का? ईगो की प्रॉब्लम नहीं आने की वजह यह है कि आप अगर समझ लें कि अपनी प्रॉब्लम, आप थोड़ा उसके लिए स्टडीज़ करें। मतलब आप समझें कि जो अपोजिट जेंडर है वो कैसे बिहेव करता है, तो वो जैसे बिहेव करता है अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे तो आप भी एक दिन वैसे हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग राधा जी के प्यार करते हैं, वो राधा जी जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप अपोजिट जेंडर की समझ आ जाएगी तो आपको लगेगा नहीं कि ये एक फेमिनाइन थिंग है या वो थिंग है। फिर आप इस ईगो से भी हट जाओगे, क्योंकि ये ईगो जो है, बट ये ईगो हेल्प भी करता है। जैसे आपने जो प्रश्न के स्टार्टिंग में कहा कि ये जो ईगो है ये आदमी को नुकसान कर रहा है, ये हेल्प भी कर रहा है। बिकॉज इस ईगो की वजह से आप टूट नहीं रहे हो, संभले हुए हो, बहुत कोशिश कर रहे हो विन करने की, तो आपको ये हेल्प भी कर रहा है ये ईगो। बट दिल सुकून के लिए ईगो नहीं है, उसके लिए आपको पहले तो किसी को समझाना पड़ेगा कि आपके अंदर ईगो है। लोगों को पता ही नहीं है पहले तो ईगो है। वो समझेंगे जिस दिन, शायद आपके वीडियो से समझ जाएं, और जिस दिन वो समझ जाएंगे कि मैं ईगो के अंदर परेशान हो रहा था, मुझे अपनी दिल की बात या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेनी चाहिए, वो शेयर करने लग जाएंगे। वरना वो तो बोलेगा यार ये क्या रो रहा है, ये तो बड़ा ही मतलब रोंदू किस्म का लड़का, क्या दिन भर रोता रहता है। सोचते हैं कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, अब मुझे आपसे बात करनी है, इसके
अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टू कम्युनिकेट टू यू के यार मेरी हेल्प कर दे, आई एम इन ट्रबल? बेस्ट फ्रेंड को सबसे पहले आपको इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। बेस्ट फ्रेंड को, अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तो आपको बस ये कहना चाहिए कि मेरी लग गई है और मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं है, या कोई मुझे छोड़ के चला गया है, या कुछ प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है। और अगर आप मुझे उस मोमेंट पे बोल दो कि यार ये तो कैसी बकवास कर रहा है, चल दारू पीते, तो क्या करेंगे? तो ये गलत है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं कह लूँगा पहले तो अपनी प्रॉब्लम बताओ भाई। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, कभी कभी कोई हमारे दिल की बात सुन ले, यही उतना ही काफ़ी होता है। हाँ, उतना ही काफ़ी है। अगर आप देखो, आप जब दुखी होते हो, तो मैंने किताब लिखने की बात क्यों कही, क्योंकि आप अपने से अपनी बात कर रहे हो। और एक और तरीका है, आपने जैसे पिछला एक प्रश्न बोला था, मैं भूल गया, कि अगर आपको कभी अपने आप का कॉन्फिडेंस कम है या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप अपने लिए चिट्ठी लिखो। जैसे कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा लिखूँ कि डियर अजय पांडे, आप अच्छा कर रहे थे लाइफ में, आप अच्छा करते आए हो, आज आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आपको कोई छोड़ के चला गया है, कोई बात नहीं, आप लाइफ में फिर से रिकवर करोगे, आप में ये अच्छी बातें हैं, थैंक यू, रिगार्ड्स अजय पांडे। आप जब जिस दिन ये लेटर अपने आप को लिखोगे, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं, अपनी क्वालिटीज हम समझते ही नहीं है। कुछ जो यंगस्टर्स है वो ये सब जो डिप्रेशन और जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब किसी से प्यार में पड़ते हो, वो देख के सोचते हैं कि मुझे प्यार में पड़ना ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि प्यार की अहमियत क्या होती है, रोमांटिक लव की एक इंसान की ज़िंदगी में? हाँ, क्या अहमियत होती है, क्या रोल होता है जिसकी वजह से वो ज़रूरी होता है? एक बार मुझे याद है कि किसी ने एक साधु से पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो उसने कहा कि भाई आपने कभी प्यार किया है? तो कहता है कि नहीं। कहते हैं जब जिसको जो प्यार ही नहीं कर पाया वो भगवान कहाँ से पा पाएगा, भगवान को प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। होता क्या है, प्यार है क्या, अगर उसको डिफाइन किया जाए, प्यार है कि आपको सामने वाले की खुशी में खुशी मिलने लगे, बस यही है। लोगों ने इसमें सेक्स भी मिला दिया आजकल, वो एक अलग बात है, वरना प्योर लव एक माँ अपने बच्चे से करती है, उसको लगता है मेरा बच्चा खुश है, वो खुश रहती है, ये है प्यार। इसी तरह से आपको किसी लड़की से प्यार है तो आप बोलते हो कि अगर वो लड़की खुश है, ग्रो कर रही है, उससे मुझे खुशी मिल रही है, सिंपल। वो तो सेक्स में भी वो सेम अप्रोच हो सकता है, हो सकता है, लेकिन केवल वही अप्रोच हो कोई ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वन पोर्शन ऑफ द थिंग। तो अगर आपका जो सवाल है कि जो यंग जनरेशन है उनको लगता है कि प्यार नहीं किया तो क्या मिस करोगे, ये वैसी ही बात है कि जब आपको पता ही नहीं होगा बेस्ट चीज़ क्या है, जो खुशी है, खुशी का जो स्टीम आप तभी फील कर पाओगे आप जब किसी से प्यार करोगे। जैसे आपका प्रमोशन हो गया, आप किससे शेयर करोगे? सबसे पहले आप उसी आदमी से शेयर करो जिससे प्यार करते हैं। आप उसके साथ डिनर डेट पे जाओगे या घर में कुछ खाना बनाओगे, ये है प्यार। बिकॉज आप सेलिब्रेट किसके साथ करोगे, कोई होगा ही नहीं तो। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो प्यार नहीं करते, आपको देखोगे यार खुशी भी मिल के आप दुखी हो। आप सोचिए, आप एक दिन आप प्रमोट हो गए या आपको एक लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, आप जिससे प्यार करते हो वो आपके साथ नहीं है, या आपके आजू बाजू को केवल वैसे लोग हैं जो आपसे प्यार नहीं करते, बस साथ रहने के लिए हैं, आपको अधूरा अधूरा फील होगा। ये है इंपॉर्टेंस प्यार की। अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, लव अरेंज मैरिज तो होनी ही नहीं चाहिए। जब तक दो लोग प्यार ना कर पाएँ तो उनकी मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअल में मेरा तो फंडा दूसरा है मैरिज के लिए। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इंडिया में मैरिज बहुत आसान की गई है। मतलब आपको अगर किसी को प्यार करना हो या शादी करनी हो तो हर कोई आदमी आपको बोलेगा कि आप 6 मंथ में कर लो, 3 महीने में कर लो। कोई लोग तो 1 मीटिंग में कर रहे हैं शादी आजकल, पहले भी होते आए हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत की तरफ जा रहा है। और जबकि आप डिवोर्स देखें तो डिवोर्स जैसे ही आप करने आ जाओगे पूरी दुनिया आपको कहेगी कि आप ही, ये बहुत बड़ा पाप है जी, डिवोर्स करो मत। तो ये उल्टा होना चाहिए। एक्चुअली मैरिज डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, डिवोर्स ईजी होना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स एक सॉल्यूशन है। मैरिज में अगर आप गलती से फंस गए तो उससे निकलने का रास्ता है वो। और मैरिज आप किसी को पहचानते ही नहीं हो। स्टार्टिंग में एक लड़का है जो नॉर्मली Tier 2 का या इनफैक्ट Tier 1 का भी, उसको कभी कोई लड़की ने, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही, उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की साड़ी पहना के ले आई जाती है और उसको वो चाय समोसा पूछती है, उतने में लड़का पिघल जाता है बेचारा। वो नहीं समझ पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहता है यही लड़की चाहिए मुझे। अब सोचिए, वो 1 मीटिंग के बेस पे ना तो उसने देखा कि उसमें उन्होंने क्या, जब वो गुस्सा होती हैं तो कैसे बिहेव करती हैं,
जब वो खुश होती हैं तो कैसे रिएक्ट करती हैं, उनको ज़्यादा काम मिल जाता है तो कैसे रिएक्ट करती हैं, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, उनके ऑफिस में कलीग के साथ वो कैसे बिहेव करती हैं। आपको कुछ नहीं पता, आप बस क्या देखते आ रहे हो, बस ये शक्ल देखी या थोड़ा बात करने का लहजा देखा और आपने उनको कंफर्म कर दिया। ये बहुत रिस्की है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये सजेशन है कि मैरिज बहुत मुश्किल होनी चाहिए, मतलब 3 साल तो मिनिमम लगाने चाहिए। अप्रेंटिस है आपकी, जिस दिन 3 साल कवर हो गए आपके डेटिंग के, तब आप शादी कर लो, उसके बाद भी अगर आप कन्विंस हो। और डिवोर्स बहुत इजी होना चाहिए, 1 महीने में अगर नहीं होता है तो इफ़ यू आर फेड अप तो 1 से 3 महीने में आप डिवोर्स ले लो। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना कैसे है, कैसे पता चले कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है? देखिए, अगर आप पहले तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्यार से लाइफ नहीं चलती। माइट बी ही इज़ अ गुड सोलमेट, बट टू बी विथ समवन आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लव इज़ नॉट इनफ। मुझे लगता है रिस्पेक्ट इज़ इनफ। मैं आपको बताऊं कि मैं इनफैक्ट अपने ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जांपल लूँगा। मैंने कभी अपने दादाजी या दादी जी को प्यार से बात करते देखा नहीं, बहुत झगड़ा करते थे वो। बट मैं सोचता था वो रहते कैसे हैं साथ में इतने सालों से। तो एक चीज़ पता चली कि वो रिस्पेक्ट करते थे। कोई बाहर से आ जाए तो उनको वो तेज़ आवाज़ में बात नहीं करते थे। तो मैंने देखा कि रिस्पेक्ट के साथ रहा जा सकता है, जिया जा सकता है। तो प्यार इज़ नॉट इनफ। ना किसी को पहचाने कैसे, जैसे आपने एक सवाल किया किसी, तो आपको अगर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईगो। सामने वाला पर्सन अगर ईगोइस्टिक है तो आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फंस के बर्बाद होगे। वो आपकी चीज़ गलत तरीके से लेगा। अगर ईगो नहीं है तो वो साथ में रह लेगा। दूसरा, मैंने आपको दूसरा रूल है विन विन। इस रिलेशनशिप में ऐसा तो नहीं कि कोई लूज़ कर रहा है। अब जैसे आपको कोई छोटी सी बीमारी है, उसके लिए आप चाहते हैं कि आप कोई ज़ुकाम रहता है, एलर्जी रहती है या कोई लीवर की डिसफंक्शन है, उसके वजह से आपका ड्रीम है कि आप किसी डॉक्टर से शादी करो। ठीक, आपने तो कर ली। बट अगर आप सोचें उस डॉक्टर के लिए इस रिलेशनशिप में क्या है, वो एक पेशेंट को देखने में थोड़ी ना बैठा है, उसकी अपनी इंस्पिरेशन हो सकती है। तो रिलेशनशिप विल ओनली वर्क व्हेन देयर इज़ अ विन विन। वो भी उस रिलेशनशिप में अगर विन, उसको अगर शायद उनको पैसे चाहिए हों, सपोज उस रिलेशनशिप से प्यार और इन सब के अलावा उनको पैसे और रिस्पेक्ट चाहिए और वो आप दे रहे हो तो शायद रह जाए। बट उनको अगर लूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मूव आउट कर जाएंगे। तो ऑलवेज देखें कि सामने वाला पर्सन भी उस रिलेशनशिप में विन कर रहा हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो एंड विन विन, ये 2 रूल है मेरे लिए। ओके, कब लगता है कि डिवोर्स ले लेना चाहिए, टाइम आ गया है? देखिए, ये बड़ा विशियस सर्कल है, इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगा। मैंने एक लड़के से पूछा कि आप शादी करना क्यों चाहते हैं, तो वो कहता है जब मैं लोनली फील करता हूँ, अकेलापन है मुझे, तो मुझे एक साथी चाहिए और आपको साथी मिल जाता है। तो ये पहली बात हुई। अब आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं कि डिवोर्स लेना कब चाहिए, जब आप किसी के साथ रहें और अगर आपको अकेलापन फील होने लगे तो आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो ये विशियस सर्कल है। आप अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ आते हो, ये आना चाहिए या नहीं वो एक अलग सवाल है। बट अगर आप किसी के साथ रह के भी अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप केवल काम की ही बात कर रहे हो, जैसे ऑफिस के कलीग हैं, आप ऑफिस के कलीग के साथ 8 घंटे बिताते हो, आपको प्यार होता है कि नहीं? नहीं, बिकॉज आप हमेशा काम की बात करते हो, आप दिल की बात नहीं करते। आप उनसे नहीं बात करते कि यार घर में ये दिक्कत है, मॉम को ये दिक्कत है, ये सब बातें नहीं करते। आप उनसे इन्वेस्टमेंट, फिनांस, ग्रोथ, यही सब बात करते हैं। तो जब अकेलापन साथ में रह के फील होने लगे तो समझ लो टाइम आ चुका है। कोशिश करो, थोड़ा और मेहनत कर लो, नहीं आए तो वो पॉइंट है कि अब आपको बाहर निकलने की सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट। इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा है कि 2 लोग शादी नहीं करते, 2 परिवार शादी करते हैं, 2 सिस्टम्स, 2 सेट ऑफ दोस्त शादी करते हैं, क्योंकि सभी लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब कि जब शादी करनी है और जब शादी ख़त्म करनी है, वो दोनों पॉइंट के टाइम सोसाइटी, तुम्हारे अराउंड का सर्कल भी एक रोल प्ले करता है। ठीक है, उनसे भी प्रेशर्स आते हैं कि बेटा तुम शादी तुरंत कर लो, बेटा तुम डिवोर्स करने से पहले 10 बार सोचना। राइट। तो वो प्रेशर के साथ कैसे डील करना है शादी के स्टेज पे और डिवोर्स के स्टेज पे? देखिए, जब लाइफ का छोटा डिसीजन हो, ठीक है, तो आपको सेल्फिश नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ये डिसीजन में भी आपको 6 मंथ इम्पैक्ट करे। जैसे अगर आपको कोई टूर पे जाना है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अब ये 15 दिन की बात है और आपके जाने से अगर आपके माँ बाप नाराज़ होते हैं
तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन का बहुत छोटा सेक्रीफाइस आप कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए। बट आप सोचिए, आप शादी में 50 साल रहते हो, एग्जाम्पल है 70 साल आप अगर ज़िंदा रहते हो, तो अगर आप 50 साल मैरिड हो या 40 साल मैरिड हो, इतना बड़ा जो टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। यहाँ पे आप प्योरली सेल्फिश रहने चाहिए, सेल्फिश टू यू, टू योर पार्टनर। मतलब मैंने वही कहा, पार्टनर का भी सोचो, सेल्फिश मतलब अपने बारे में ही मत सोचो। तो आप यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, ये वो सोसाइटी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर डिसीजन छोटा है तो ले लो, बट इतना बड़ा है तो नहीं लेना, क्योंकि आप कब तक फेक कर पाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। आज आप मासी के कहने पे उसके साथ रह रहे हो, आज आप माँ के कहने पे उसको साड़ी पहनवा रहे हो, कब तक? 30 साल भाई, 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे। प्यार में और शादी में सेक्स का क्या रोल रहता है? किस तरह से सेक्स के बारे में सोचना चाहिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन के बारे में और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, सेक्स एक आपकी नीड है, जैसे आपको फूड की नीड है, आपको भूख लगी आपको खाना चाहिए, उसी तरह सेक्स आपकी नीड है। तो नीड को सेटिस्फाई, लेकिन ये जो नीड है आप अकेले सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पार्टनर चाहिए। तो ये नीड की में दोनों की सहमति चाहिए, ये नीड ऐसी है। तो सेक्स क्या है कि आके ये, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो सेक्सुअल लाइफ है, अगर आप कभी रेडी हो, वो नहीं रेडी हैं, या वो रेडी हैं तो आप नहीं रेडी हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत से अब क्या है कि कोई पार्टनर सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, कोई पार्टनर नहीं एक्टिव है, तो ये ग्राफ चलता रहेगा। तो मेरे लिए ये एक नीड है, ये किसी रिलेशनशिप का बेस है, मुश्किल है ये। हाँ, अगर किसी आदमी की बहुत ज़्यादा नीड है और वो नहीं है, मतलब कब तक खाली पेट बेचारा भूखा रहेगा, आप समझिए बात को। तो इसको एक बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पार्टनर हाफ सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है, तो वो उसकी नीड है, मे बी दैट विल कंपेल हिम टू डू सम अदर थिंग्स। तो आप इस नीड को सीरियसली लें, और ये बायोलॉजिकल नीड है। क्यों? अब इसको और समझ लें। आप किसी जो 16 साल का बच्चा है, 1 साल से जो 16 ईयर्स का है, आप देखोगे नहीं वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं होगा। वही 45 साल का जो बंदा है, 45 से के एज क्रॉस करने के बाद वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है 16 साल के बाद जो वो इतना एक्टिव है, और हर आदमी के साथ है, और हर जानवर सेक्स कर रहा है? तो ये नीड आपको दी गई है, ये नेचर ने दी है, या आप उसको गॉड भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो जो नीड आपको दी गई है, आप उस नीड को इस्तेमाल करें, यूज़ करने के लिए दी गई है। तो इसको सेटिस्फाई करें, उसको सीरियसली सोचें। आप ये ना सोचें सेक्स इज ए सिन होता तो ऊपर वाला देता ही नहीं। अब आपको देगा और बोलेगा ये सिन है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम है। राइट। सोशल मीडिया का क्या रोल है मॉडर्न लव में, रिलेशनशिप्स में, रोमांस में? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया इज़ अ फेक वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। वो घूमने जाएंगे तो शेयर करेंगे, वो 5 स्टार होटल में जाएंगे तो शेयर करेंगे, और तो वहाँ पे तो गुड चीज़ ही आनी है, वही वायरल भी होती हैं रील्स में या वीडियोज़ में। तो और लाइफ का असली लेसन तो धोखे में, मतलब मजबूरी में, पेन में, इन सब में है। वो सब चीज़ें वहाँ नहीं आ रही हैं। तो आप गलत जगह से सीख रहे हो। अगर आप वहाँ से सीख रहे हो तो आप उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई मत करो, आप रियल लोगों से बात करो। आपको बहुत ज़्यादा प्यार समझना है तो आप जाके अस्पताल में देखो, जब किसी की वाइफ जा रही होती है या किसी का हस्बैंड जा रहा होता है, तो वाइफ कितना प्यार करती है या हस्बैंड कितना प्यार करता है, आपको वहाँ दिखेगा प्यार। या जब आप तबाह हैं, बर्बाद हैं, आपके साथ कौन खड़ा है, आपको तब दिखेगा प्यार। तो प्यार तो दर्द में दिखता है, या अच्छाइयों में या सक्सेस में प्यार थोड़ी दिखता है। कुछ सवाल बताइए, किस तरह के सवाल आते हैं आपके रिलेशनशिप मीटिंग्स में? बहुत से सवाल आते हैं, और ये ऐसा है कि ज़्यादातर सवाल ये आते हैं कि मैं मतलब जो एक कलेक्टिव क्वेश्चन बोलूँगा, एक रहता है कि यार हम रिलेशनशिप में जाने से पहले प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप मतलब शादी हो गई तो भी प्यार कर रहे हैं, बट हमारे अचानक से झगड़े बहुत होने रहे। ये क्या हो गया? प्यार है लेकिन शायद झगड़ों की वजह से प्यार खत्म हो गया। अब और ऐसा कैसे हुआ कि ये मुझे हुस्न परी जाने जहाँ लग रही थी, 10 साल या 5 साल हमने कोर्टशिप की, उसके बाद शादी होते ही गेम ओवर कैसे हो रहा है? तो मैं उनको क्या कहता है कि अगर आप साइकिल देखें, लव स्टोरी का अगर साइकिल देखें, तो होता ऐसे है कि आप किसी को पसंद करते हो, आपको वो बंदा क्यूट लगता है, जैसे ही आपकी शादी हो जाती है आप क्या करते हो? आप उसको लाते हो और आप सोचते हो कि अब मेरा हक है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकते हो कि किसी खास तरीके के कपड़े ही पहनो,
या किसी खास आदमी से बात करो, शायद आप नहीं कहते क्योंकि आपको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा पूरा हक नहीं है, बट जैसे ही वो वाइफ बन जाती है आपको लगता है अब मेरा इसके ऊपर अधिकार है। तो अब आप बड़े हक से बोलते हो कि अब ये कपड़े पहनो, यहाँ जाओ, उससे बात करो, यहाँ इन्वेस्ट करो। आप उसको पता नहीं चलता आपको, आप धीमे धीमे उसको कंट्रोल करने लग जाते हो और सामने वाले को लगता है यार ये पहले तो नहीं कंट्रोल करता था, पहले तो ये वही था, और इसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। और सेम काम औरतें भी करती हैं, लड़कियां भी करती हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा फ़ोन बिजी, किससे बात कर रहे हो, पहले आप नहीं पूछते हो, आपको लगता है हक नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका कि आप पहले फ्रेंड रहते हो, बेस्ट फ्रेंड रहते हो, बट जैसे ही हस्बैंड वाइफ बनते हो आप चीज़ें बिगाड़ने लग जाते हो। तो नेवर स्टे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ऑलवेज स्टे लाइक फ्रेंड्स। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्राइड, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है इसके अराउंड? आई केम इन राइटिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई वाइफ। मैं उनका चाहता था कि अगर मेरी स्टोरी लिखी जाएगी, कल को मैं नहीं हूँ, तो बार बार यही कहा जाएगा कि एक ऑथर था, वो अपने वाइफ से प्यार करता था, वो उसके लिए राइटर बना और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये मेरे वाइफ को भी रिस्पेक्ट देगी कि उसने वो जाते जाते एक इंस्पिरेशन दे गई। तो मेरे को जब कोई मेरी कहानी पढ़ता है बट कोई ये कहता है कि योर थिंकिंग मेड मी बिलीव इन लव, बिकॉज आज के लोग प्यार में बिलीव करना बंद करते जा रहे हैं। प्यार उनको एक बिजनेस लग रहा है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, MOU लग रहा है। जब वो बुक पढ़ते हैं तो कहते हैं रियल लव एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपकी रियल स्टोरी थी। मुझे को फिर से फेथ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं समझता हूँ मेरे लिए है। प्लस मैं सोचता हूँ कि वो हमेशा याद रखेगा उस सोल को जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए मुझे ये 2 कॉम्प्लीमेंट अगर मिलते हैं कि आई एम मिसिंग योर वाइफ या प्रोटैगनिस्ट भावना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आया ही था यहाँ पे। परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच अजय। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें मेरी उम्र पे भी मैंने बहुत डीपली सोची जब आपने ये कुछ जवाब दिए आज कि किस तरह से प्यार को देखना चाहिए, किस तरह से प्यार को सराहना चाहिए, क्यों प्यार होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। आपकी किताब कुकू FM पे बहुत ही अच्छा कर रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोग कुकू FM पे आपकी किताब सुन चुके हैं, उसको पसंद कर चुके हैं। मैं रेकमेंड करूँगा सारे ऑडियंसेस को जो ये वीडियो देखे कि आप भी डेफिनेटली कुकू FM पे जाके यू आर द बेस्ट वाइफ बाय अजय के पांडे डेफिनेटली ऑडियो बुक सुनिएगा। और थैंक यू सो मच अजय आपका टाइम देने के लिए। चीयर्स। थैंक यू सो मच। ऑसम।